स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं लेके आया हूं आपके लिए एक चैप्टर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। अक्सर हम देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो हमारा एक सौर मंडल है उसमें जो जितने भी ग्रह राउंड कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं या घूर्णन कर रहे हैं, उनकी कक्षा कैसी है, वो उसका टाइम पीरियड कैसा है, आवर्तकाल कैसा है, या उनसे संबंधित कुछ नियम है केपलर के, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर न्यूटन का नियम पढ़ेंगे और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो आज का अपना टॉपिक है केपलर के ग्रहीय नियम, जिसमें हम ये बात पढ़ते हैं कि केपलर्स ऑर्बिटल लॉ केपलर के ग्रहीय नियम। केपलर के ग्रहीय नियम में हम तीन नियम पढ़ते हैं। एक तो केपलर का प्रथम नियम कह सकते हैं या कक्षा का नियम कह सकते हैं। इस नियम में हम ये क्या बात समझते हैं कि केपलर ये कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक एलिप्टिकल पाथ में राउंड करता है या रोटेट करता है, और सूर्य उसके नाभि पर स्थित है, फोकस पर स्थित है। सूर्य इसके कहाँ स्थित है भाई? फोकस पर स्थित है। ये हम एक ऑर्बिट मान सकते हैं किसी एक ग्रह की। अक्सर हम पृथ्वी की बात कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर हमारे अर्थ से रिलेटेड है। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, जो हमारी पृथ्वी का कितना आकर्षण बल लग रहा है, उससे संबंधित ये चैप्टर है। तो हम कह रहे हैं कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करती है, एलिप्टिकल पाथ में गति करती है। एलिप्टिकल पाथ है इसका। ऑर्बिट कैसा है? एलिप्टिकल है। ये जो अक्ष है ये मेजर अक्ष है इसकी। ये कौन सी अक्ष है? मेजर अक्ष है, बड़ी अक्ष है, मेजर अक्ष, जिसको हम दीर्घ अक्ष भी कहते हैं। और ये इसकी माइनर अक्ष है, लघु अक्ष जिसको बोल सकते हैं, लघु अक्ष। हम ये मान सकते हैं कि सूर्य ये कोई फोकस बिंदु है, या तो यहां हो सकता है या सूर्य यहां हो सकता है। सूर्य से यहां की जो डिस्टेंस है वो R1 है, और सूर्य से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R2 है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये एक एवरेज डिस्टेंस है जो ये सबसे निकटतम बिंदु को प्रदर्शित कर रही है और ये सबसे दूर वाले बिंदु को प्रदर्शित कर रही है। ऐसे ही इसको अपन लोग पेरिहेलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन, उपसौर बिंदु। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? उपसौर बिंदु कहते हैं। और इसको बोलते हैं एपिहेलियन। क्या बोलते हैं? एपिहेलियन। इसको बोलते हैं अपसौर बिंदु, बोलते हैं अपसौर बिंदु कहते हैं। याद रखें, कुछ कंसेप्ट है इसके, हमें थोड़ा याद रखना है कि यहां से पेरिहेलियन से सूर्य की जो दूरी है वो है 147.1 मिलियन किलोमीटर। मिलियन का मतलब 147.1 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ये इसका अर्थ है। अगर पॉइंट भी हटाएं तो इसका मतलब है 147,150 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस पर है ये पेरिहेलियन बिंदु हमारी पृथ्वी की कक्षा के लिए। और जबकि सूर्य से यहाँ एपिहेलियन की डिस्टेंस देखें तो ये है 152.3 मिलियन किलोमीटर है ये। इसका मतलब आप जान गए होंगे कि R2 का मान कितना है। R2 का मान है 152.3 मिलियन किलोमीटर, या फिर 152,350 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस पर तो R2 है, और ये जो R1 है उसका मान हमें पता है, ये वाला डिस्टेंस है। पेरिहेलियन और एपिहेलियन का मतलब कि जो ग्रह है वो सूर्य के एक दिन ऐसा आता है जब वो पेरिहेलियन बिंदु पर होता है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो एपिहेलियन का मतलब होता है कि उस दिन जो ग्रह है या जो हमारा प्लेनेट है सौरमंडल का, वो सबसे ज्यादा दूरी पर होता है उस दिन। अक्सर हमारी पृथ्वी के लिए ये जो दिन है वो अक्सर हम ये कहते हैं कि ये जो दिन है एपिहेलियन का वो होता है 3 जनवरी के दिन। कौन सी तारीख को होता है? 3 जनवरी के दिन पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। वहीं हम कहें कि पेरिहेलियन होता है 4 जुलाई के दिन। कितने जुलाई के? 4 जुलाई के। अब इसके अलावा भी कुछ बिंदु है। कौन से बिंदु है वो थोड़े देखने लायक हैं। जैसे मैं ये कहूं कि 4 जुलाई के दिन तो ये सबसे ज्यादा नजदीक होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस दिन
दिन है यानी जो हमारा डे है वो सबसे बड़ा होता है, ऐसा नहीं है। उस दिन दिन बड़ा नहीं होता, सूर्य के ज्यादा नजदीक होता है, सूर्य की किरणें उस दिन सबसे ज्यादा सीधी पड़ती है उस पे, या उस दिन सूर्य के नजदीक होने के कारण दिन भी गर्म रहता है और लाइट जो है वो ज्यादा प्रकाशमान रहती है। इसका मतलब ये है जिस दिन ज्यादा दूरी पर होता है उस दिन थोड़ी सर्दी होती है, सर्दी का मतलब टेम्परेचर है वो कम रहेगा, सूर्य की किरणें कुछ डिस्टेंस पे जाके गिर रही है, इसका मतलब टाइम थोड़ा ज्यादा ले रही है। वो ठंडा दिन रहता है, अक्सर हम देखते हैं जनवरी के दिनों में सर्दी गिरती है हमारे। तो वहीं अपन चर्चा करें कि ऐसे कौन से दिन है जब दिन सबसे बड़ा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए जून का जो दिन होता है, जून कितने जून मान सकते हैं, 21 जून या फिर 22 जून, इन दोनों में से बीच का जो टाइमिंग है वो ऐसा दिन है कि जब दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है। वहीं अगर देखें अपन कि 3 जनवरी से पहले क्या आएगा, दिसंबर आएगा, तो दिसंबर के टाइम लगभग अर्थ यहां पर होगी, सबसे इसे एपीहेलियन बिंदु से पहले होगी। यहां हम कह सकते हैं कि 21 या 22 दिसंबर कह सकते हैं, या 22 दिसंबर बोल देते हैं। 22 दिसंबर का वो दिन है, उस दिन रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है, ये इसका मीनिंग है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। आइनॉक्स पॉइंट्स कौन से हैं, तो आइनॉक्स या इक्विनॉक्स भी पॉइंट कहते हैं, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, ऐसे भी बिंदु होते हैं। तो दिन और रात बराबर होने वाले जो टाइमिंग है वो 2 महीनों में आती है। एक तो सर्दी और गर्मी के बीच का कोई टाइम देखो, और एक गर्मी और सर्दी के बीच का, मतलब एक तो होगा जून और दिसंबर के बीच का कोई दिन, और एक होगा दिसंबर और जून के बीच का कोई दिन, तभी बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कि कौन सा दिन होगा, तो एक तो होता है सितंबर, कौन सा होता है, सितंबर। मान लो जुलाई के बाद सितंबर आएगा, इधर दिसंबर है, ये 4 जुलाई के दिन सबसे नजदीक होता है, तो इधर इस लाइन पे आएगा। कितने सितंबर को आना चाहिए, लगभग 22 या 23 तारीख को, कितने तारीख को, 22 या फिर 23, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा डे मान लो, इतना सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इसको इक्विनॉक्स डे भी कहते हैं। कौन सा डे कहते हैं, EQUINOX, ठीक है। आइनॉक्स भी कह सकते हो, इक्विनॉक्स भी कह सकते हो, ये डे है, इसको ये डे बोलते हैं। और हिंदी में जो भी आप बोलो। इसके अलावा एक महीना होता है मार्च का, तो जून से पहले दिसंबर के बाद, तो मार्च का जो दिन होगा वो कहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास जनवरी आ गया, यहाँ कोई फरवरी, बाद में कोई मार्च, ये हमारा पृथ्वी घूम ही रहा है इधर। तो मार्च वाले दिन, कितने मार्च को हम कह सकते हैं, ये हम 21 और 22 मार्च बोल देंगे। कितने मार्च बोल देंगे, 21 और 22 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, याद रखोगे इस बात को। पृथ्वी के लिए 4-5 दिनों की बात हमने चर्चा कर ली है। और वहीं अगर बात करें कि पृथ्वी है वो पूरा राउंड कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो वो करता है 365, सही, 1/4, 365 डे तो कंप्लीट है। एक डे में हम 24 आवर्स मानते हैं, 24 घंटे मानते हैं, लेकिन 365 दिन कंप्लीट है और 6 घंटे का अतिरिक्त टाइम लेता है। कितने घंटे का लेता है, 6 घंटे का। इसलिए हम कई बार लीप ईयर मनाते हैं। कौन सा ईयर मनाते हैं, हम कहते हैं ना फरवरी 29 महीने की, 29 दिनों की है। 29 दिनों की क्यों करते हैं, क्योंकि 4 साल होते ही, पर हर साल 6-6 घंटे कम होते जा रहे हैं हमारे साल में। हम 365 दिन होते ही साल कन्वर्ट कर देते हैं, 31 दिसंबर आते हैं हम जनवरी वापस शुरू कर देते हैं। लेकिन पृथ्वी तो अपने उस पॉइंट पर पहुंचने में 6 घंटे और लेगी एक्स्ट्रा। वो 6 घंटे हम कहाँ काउंट करें, इसलिए हम 6 पहले वर्ष के, 6 घंटे दूसरे वर्ष के, 6 घंटे तीसरे वर्ष के, तो टोटल 18 घंटे हो गए। चौथा वर्ष होते ही 6 घंटे और जुड़ते ही 24 घंटे बन गए। तो हमें जब वो लीप ईयर होता है, जब हम वो 29 दिनों की फरवरी मानते हैं, उस टाइम 366 दिन का साल मानते हैं हम। कितने दिन का, 366 का, 366 डेज का। इसलिए मानते हैं क्योंकि हर वर्ष में 365 दिन मान के चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में 365 दिन और 6 घंटे का अतिरिक्त समय पृथ्वी लेती है एक चक्कर पूरा करने में। अब कह दो सर दिन और रात कैसे बनता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। जैसे यूं मार्कर मानो, ये मार्कर अपने अक्ष पर यूं तो घूम ही रहा है, साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है, ये रोटेट भी करता है। जब ये रोटेट कर रहा है उस समय जिस साइड में सूर्य है उस साइड में तो दिन हो गया, उसके पीछे वाली साइड में क्या होगी, रात होगी। तो दिन और रात क्यों बनते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर रोटेट कर रही है साथ साथ में, उसके कारण तो दिन और रात बनते हैं। लेकिन वो सूर्य के चारों ओर एक राउंड कंप्लीट करेगी ना,
वो एक साल बनाएगा। क्या बनाएगा? एक साल। तो केपलर ने पहला नियम हमें यही दिया कि प्रत्येक ग्रह, जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं वही लाइन है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूर्णन करता है या परिभ्रमण करता है, और सूर्य इसकी नाभि पर स्थित है। कहां पर स्थित है? दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम, ये बातें कुछ याद रखना तुम, कि सूर्य से ये पेरिहेलियन का जो पॉइंट है, जो उपशौर बिंदु है, वो 147 या यूं कह सकते हो 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर दूर है। 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर, काफी डिस्टेंस है ये। दूसरा नियम देखो, सेकंड लॉ, केपलर का द्वितीय नियम, केपलर का सेकंड लॉ भी कह सकते हो, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम हमें यह कहता है कि जो ये हमारे लिए एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा की कंसेप्ट दे दी केपलर ने। केपलर ने कहा कि सूर्य इसके यहां स्थित है, सूर्य इसके यहां स्थित है। अब सूर्य के चारों ओर जो भी प्लेनेट घूम रहा है, तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है किसकी भाई साहब? प्लेनेट और सन को मिलाने वाली लाइन की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, किसकी भाई साहब? द लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लेनेट टू सन, लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लेनेट टू सन। इसका मतलब यह है कि ग्रह जब सूर्य के नजदीक होता है तब इसकी वेग बढ़ता है, इसकी चाल है वो बढ़ती है। बढ़ेगी क्यों? क्योंकि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है वो छोटी हो गई, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक आ गया ग्रह। अब इसको एरिया उतना ही कंप्लीट करना है जितना पहले किसी टाइम इंटरवल में किया था। मान लो dt टाइम इंटरवल में ग्रह यहां से मान लो dt टाइम इंटरवल में ये प्लेनेट का वो पॉइंट है एपीहेलियन और ये है पेरिहेलियन। तो ग्रह यहां से शुरू हुआ है, मान लो ये P पॉइंट से शुरू हुआ है और ये घूमता घूमता कहां चला गया? Q पॉइंट पर। ये dt टाइम इंटरवल में कवर किया इसने एरिया। कौन सी लाइन ने? ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा ने यहां से यहां तक ये एरिया स्वेप किया है डेल्टा t टाइम में या dt टाइम में। तो इतने ही टाइम में इसको यहां भी कोई एरिया कवर करना पड़ेगा, वो एरिया भी उतना ही होना चाहिए। मान लो ये एरिया DA है, ये क्षेत्रफल, तो उतना ही क्षेत्रफल ये होना चाहिए। तो सेकंड नियम यही कहना चाह रहा है कि सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। और ये तभी संभव है जब सूर्य से ग्रह दूर होता है, तब तो इसकी स्पीड जो है वो कम रहे। क्या रहे? कम, क्योंकि उस समय लंबाई ज्यादा है। तो अगर कोई लंबाई ज्यादा होगी तो वो एरिया भी ज्यादा कवर करेगी ना, ज्यादा कवर करेगी। तो ज्यादा कवर नहीं कर जाए इसलिए ग्रह की स्पीड है वो क्या रहेगी? कम रहेगी। अर्थात जब हमारे लिए शरद ऋतु होती है तब हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, जिसको हम हमारी पृथ्वी कहते हैं, भारत माता कहते हैं, या पूरा ब्रह्मांड, या हमारे लिए पूरा एक प्रकार का विश्व है, ये सारा का सारा जो एक गोले के रूप में सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, ये शरद ऋतु में क्या है? धीरे चलता है, धीमी गति से चलता है। किसकी बजाय? जब ये सूर्य के नजदीक होता है, गर्मी वाले दिनों की बजाय। गर्मी वाले दिन मतलब जून, जुलाई, मई, अप्रैल, मार्च के बाद वाला दिन, और कहां तक? अगस्त, सितंबर तक। ये जो स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा रहती है सर्दी वाले टाइम से। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब ग्रह सूर्य के नजदीक होता है तब इसका वेग थोड़ा ज्यादा होता है, और सूर्य से जब ग्रह दूर चला जाता है तो इसका वेग थोड़ा, इसकी चाल जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? अच्छी बात है। तो सेकंड नियम हमें यही बताता है कि dA/dt जो है ना, यानी समान समय अंतराल में समान जो क्षेत्रफल है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सेकंड नियम हमें ये बताता है। बात क्लियर हो गई? थर्ड नियम देखो, बड़ा शानदार नियम है थर्ड नियम हमें टाइम पीरियड के बारे में बताता है। किसका नियम भाई? केपलर का तृतीय नियम। ये क्या बताता है? कि किसी ग्रह का आवर्त काल का वर्ग, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह का
आवर्तकाल का स्क्वायर। केपलर का तृतीय नियम हमें क्या कह रहा है भाई? थर्ड लॉ हमें क्या कह रहा है? केपलर का थर्ड लॉ हमें क्या कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह का आवर्तकाल सूर्य और ग्रह से बीच की दूरी के औसत मान का क्यूब होता है। यानी ये सन है और इसके चारों ओर ग्रह ऐसे घूम रहा है एलिप्टिकल पाथ में। यहां से यहां तक की दूरी है R1 मान लो, यहां से ये दूरी R2 मान लो, तो R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2 ये मान लो सेमी मेजर एक्सिस ए है, इसका मान है ये। यानी कि सेमी मेजर का मतलब ये मेजर अक्ष और इसका आधा भाग ये क्या हो जाएगा यहां से यहां तक ए। ये R1 प्लस R2 का हाफ है। तो हम कह सकते हैं इसके औसत मान का क्यूब करो, अर्थात टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की क्यूब की जगह ए का क्यूब भी लिख सकते हैं। औसत मान मतलब सेमी मेजर एक्सिस। सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है या सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी का घन उसके आवर्तकाल के वर्ग के समानुपाती होता है। ये थर्ड लॉ है। The square of time period is directly proportional to the cube of average distance between sun and planet। ये बात समझ में आ रही सबके? अब इसके आधार पर हमें एक बात मिलती है। क्या बात मिलती है? सुनो, हम ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि सूर्य के चारों ओर अभी सौरमंडल में कितने ग्रह है भाई? 8 है। एक प्लूटो भी है, लेकिन उसको बोना ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? बोना। बोना इसलिए कहते हैं कि उसका आकार जो है ना हमारे चंद्रमा का 1/3 है। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा घूम रहा है ना उसका भी 1/3 है। आकार में इतना छोटा है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये पर्थ के रूप में है, गैसीय फॉर्म में है ये। इसलिए उसको हमारे सौरमंडल के ग्रहों की बजाय बोना ग्रह कह दिया। कौन सा ग्रह कह दिया? एक बात याद रखें, बोना ग्रह कह रहे हैं लेकिन वो सूर्य के चारों ओर चक्कर जरूर लगा रहा है। हमने मतलब वैज्ञानिकों ने ये कंसीडर कर लिया कि हमारे सौरमंडल का वो हिस्सा नहीं है। हमारे सौरमंडल में तो 8 ग्रह ही हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं थोड़ा आज मैं उसमें एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, सुन लेना, थोड़ा सा हो सके तो लिख लेना। ये सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? मरक्यूरी है। कौन सा है भाई? मरक्यूरी। ये मैं सर्किल शेप बना रहा हूं, हालांकि है कैसी शेप इसकी? इन सब की एलिप्टिकल पाथ है। सारे के सारे कैसे राउंड कर रहे हैं? एलिप्स के रूप में, यूं कर रहे हैं, यूं एलिप्स के रूप में कर रहे हैं। ये मरक्यूरी है, ये सूर्य है, और इसके बाद वेनस है। वेनस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र। और मरक्यूरी को हम कहते हैं बुध। क्या कहते हैं? सबसे नजदीक तो यही है। इसका मतलब जो जितना नजदीक है वो उतने ही कम टाइम में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, उतने ही कम टाइम में। हमारा पृथ्वी कितना टाइम लेता है? 365.1/4 या उसका एक दिन का चौथा हिस्सा, मतलब 6 घंटे। तो क्या बुध भी उतना ही टाइम लेगा? बुध कम लेगा। केपलर ने यही कहा है कि जो जितना नजदीक है वो उतना टाइम कम लेता है। बुध कितना लेता है? 88 दिन लेता है। कितने दिन लेता है? डबल 8 डेज। बुध का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 88 दिन। सबका लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। वेनस के बाद तीसरा कौन सा आता है? पृथ्वी, हमारी धरती माता। कौन सी माता भाई? और इसमें ही हमारा कौन सा है? सारे जहां से अच्छा ये हमारी अर्थ है, और इसको हम वासुदेव कुटुंबकम मानते हैं। क्या मानते हैं? मानते हैं ना। अब अर्थ एक राउंड करने में 365 दिन लगाता है। इसका मतलब मरकरी कितना लगाना चाहिए? 365 से तो कम लगाएगा ना। मरकरी कितना लगाना चाहिए? मरकरी लगाता है 225 दिन। कितने दिन लगाता है? 225 दिन। मैं साथ साथ में इनके टाइम पीरियड लिख दूं। मरकरी के पास में यहां लिख दूं 88 दिन। कितना दिन लिख दूं? 88 डेज। वेनस के पास में लिख दूं 225 दिन। कितना लिख दूं? टाइम पीरियड लिख रहा हूं। अर्थ के पास में कितना है? 365 सही 1/4 है।
अप्रोक्सीमेटली मान लिखा है मैंने, ठीक है। क्या इसके बाद आने वाला ग्रह कौन सा है भाई? इसके बाद आने वाला मार्स, मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह भाई? मंगल, मार्स। मार्स कितने दिन लेता है भाई? मार्स लेता है 687 दिन। कितने दिन लेता है? देखो इससे ज्यादा ले रहा है। आप कल्पना करो जो सबसे लास्ट ही लास्ट है वो कितना लेगा। हाँ होगा, ज्यादा होगा। प्लूटो लेता है 248 साल। प्लूटो जो है ना 248 ईयर, 248 वर्षों में एक चक्कर पूरा करता है। और उसमें जो दिन है, दिन मतलब डे, हमारे 24 घंटे का है, लेकिन प्लूटो के अंदर जो दिन है ना वो औसतन 6.5 दिन का एक दिन है। हमारे 6.5 दिन होते हैं, तब तक वहां दिन रहता है। क्लियर हो रही बात? और लगभग हमारे 6.5 दिन हो जाते हैं तब तक वहां रात भी रहती है। ऐसा नहीं कि 6.5 दिन रहा तो अगले दिन एक रात 12 घंटे की हो जाएगी, ऐसा नहीं। क्योंकि प्लूटो तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने के लिए लगभग 5 घंटे लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना लेता है? कितने मिनट लेता है? पूरा बोलो, 8 मिनट। और वहीं प्लूटो तक जब प्रकाश पहुंच रहा है तो कितना डिस्टेंस ले रहा है? लगभग 5 घंटे। अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे में जाके तो लाइट पहुंचती है। समझ में आ रही बात? इसके बाद अगला मार्स के बाद कौन सा है भाई? 5 नंबर जुपिटर, बृहस्पति। कहां बना दूं जुपिटर को? यहां बना दूं? बृहस्पति हमारी पृथ्वी का 17 गुना बड़ा है। आकार में कितना बड़ा है? हमारी पृथ्वी जैसे 17 टुकड़े हो जाए इसके। और जुपिटर के चारों तरफ 84 चंद्रमा है, 84 मून्स हैं। हमारी पृथ्वी के कितना है? किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कहलाता है उपग्रह। क्या कहलाता है? सैटेलाइट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वैसे ही हमारी पृथ्वी का तो उपग्रह एक ही है, नेचुरल सैटेलाइट एक ही है। वैसे तो आर्टिफिशियल तो वैज्ञानिक भेजते ही रहते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन नेचुरल प्राकृतिक रूप से उपग्रह क्या है? एक ही है। कौन सा है? चंद्रमा। वहीं जो ये हमारा बृहस्पति है, जुपिटर जो है, जुपिटर बृहस्पति के चारों ओर 84 चंद्रमा है। रात के टाइम यूं अलग अलग दिखते हैं, बड़े बड़े प्रकाशमान कर देते हैं इसको, 84। ठीक है। अब जुपिटर जो है ना उसके लिए होता है, कितने दिनों में राउंड करता है ये? 4333 दिनों में एक राउंड पूरा करता है। हेलो, क्या बात है? जुपिटर के बाद कौन सा ग्रह है बता? जुपिटर के बाद? यस, शनि। शनि को क्या बोलते हैं? कहां खो गई बेटा तुम? है बेटा, कौन से ख्यालों में खो गई तू जो पता ही नहीं चल रहा मैं पढ़ा क्या रहा हूं? सैटर्न, SATURN, सैटर्न। अब सैटर्न जो है ना वो 10,759 दिनों में एक राउंड कंप्लीट करता है। कितना? 10,000 इतने दिनों में राउंड एक कंप्लीट करता है हमारे लिए। ठीक है। और उसके बाद कौन सा ग्रह आता है भाई? यूरेनस आता है। उसके बाद कौन सा ग्रह आता है? हिंदी में क्या कहते हैं? अरुण है, बाद में वरुण आता है। हाँ, वरुण बाद में, पहले अरुण। पहले आता है ANR। अरुण, अरुण अंदर नाम लिख देते हैं। यूरेनस, अरुण। अरुण जो है वो कंप्लीट करता है 30,687 डे में। आप भाग दे के देख सकते हो 365 का कितने साल बनेंगे। उसके बाद आता है वरुण आता है, तो वरुण उससे भी ज्यादा दिन लेगा। है भाई, वरुण है वो इससे भी ज्यादा दिन लेगा। कितने ले सकता है? जस्ट इससे डबल, लगभग 60,000 के आसपास।
नेपच्यून। नेपच्यून लेता है 60,190 दिन। कितने दिन लेता है? लगभग 164 साल है ये। कितने साल है? 164 ईयर है ये। हमारे पृथ्वी वाले के हिसाब से 164 साल है। और जो बोना ग्रह है एक, कौन सा ग्रह है? बोना। ये भी राउंड करता है। इसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यू या प्लूटो, TAU। प्लूटो बोल दो चलो, और कई प्लेटो बोल देते हैं इसको। प्लूटो जो है लगभग 248 साल से एक राउंड कंप्लीट करता है। तो इसको सौरमंडल में नहीं काउंट कर रहे हम, घूम रहा है। ठीक है, आजकल एक रील वायर होती है कि एक ग्रह है प्लूटो, उसको वैज्ञानिकों ने सौरमंडल से बाहर कर दिया। तो वो कहता है हाँ उसका नाम, बोले उसका नाम बोना ग्रह, बोले हाँ बोना ग्रह। पर प्लूटो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको चाहे बोना कह दो चाहे सौरमंडल में रखो या नहीं रखो, वो तो सूर्य के चारों ओर वैसे ही राउंड कर रहा है। ऐसे ही तुम्हें भी बाहर की चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा काम है केवल पढ़ना, पढ़ते रहना चाहिए। इसका मीनिंग ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे क्या हो गए? केपलर के तीनों नियम। कुछ समझ में आई बात? पता चला कि कौन से ग्रह कितना टाइम लेता है अप्रोक्सीमेटली, याद रखोगे। सबसे ज्यादा टाइम कौन सा लेता है? प्लूटो। लगभग कितने साल? 248। 248 का मतलब समझ रहे हो कितनी पीढ़ियां चली जाएगी? औसतन एक पीढ़ी के अंदर आज के टाइम में एक पीढ़ी का मतलब बाप और बेटे के बीच औसतन 25 साल का गैप होता है। कितने साल का गैप होता है? एक आदमी औसतन 70 से 80 साल के बीच जीता है, स्वस्थ आदमी, वरना तो निपट जाता है 50 से पहले। तो 248 साल में कितनी पीढ़ियां चली गई? 248 में करीबन 6 या 7 पीढ़ियां चली गई। 7 पीढ़ियां चली गई है। अब गांधी जी अगर जन्म लिया, कितने में लिया? 1889 में या 69 में? 69 में, 1869 में। तो गांधी जी को 1800 और अब 2000 कुछ चल रहा है। लगभग गांधी जी जन्मे और आज तक का जो टाइम है वो प्लूटो पर 1 साल ही होता। गांधी जी आज अगर प्लूटो पर होते तो कितने साल के होते? प्लूटो के हिसाब से तो 1 साल के होते यार। प्लूटो ने अपना एक चक्कर पूरा किया ही नहीं, और गांधी जी तो अपने यहां आए और चले गए। हाँ, मैं कहने का अर्थ ये कह रहा हूं कि अगर किसी टाइम कोई एक टेलीस्कोप से लेकर प्लूटो पर किसी एक वस्तु को देखता तो वो उसको कब तक दिखाई देती? 248 साल। उसको 1 साल जब होता ना, एक राउंड करके प्लूटो यूं घूम के वापस यहां आता ना, तब तक उसको 248 साल हो जाते। कितने साल हो जाते? अप्रोक्सीमेटली है, 0.1 भी है इसमें। आगे बढ़े। चलो इसके बाद आता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। चलो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कह रहा है हमें? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं इसको। यूनिवर्सल लॉ है ये। प्रकृति में 2 नियम ऐसे हैं जो यूनिवर्सल है, जो बहुत ही एकदम स्टिक है। एक तो न्यूटन का है, एक आइंस्टीन की इक्वेशन है, E = mc²। ठीक है ना, ये यूनिवर्सल लॉ है। ये यूनिवर्सल का मतलब ये अपने पे ही डिपेंड कर रहे हैं, इनका लेना देना नहीं आगे। ठीक है ना, ये शुरुआत बेस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्सल का मतलब ये है। न्यूटन अपने को ये कहता है कि प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक पिंड, ग्रह या कण किसी दूसरे कण या पिंड को आकर्षित करता है। ग्रह में हो सकता है पृथ्वी आ जाए, प्लूटो आ जाए, कोई 2 पत्थर आ जाए,
कोई दो पंखे आ जाए, कोई दो बिल्डिंग आ जाए, पृथ्वी और चंद्रमा की बात हो जाए, इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो न्यूटन के अनुसार ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ पार्टिकल। दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन बोथ पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स the force of attraction acting between two particles is directly proportional to the product of mass of both particle and inversely proportional to the square of the separation between both particle। जैसे ही कांस्टेंट का कोई साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है g। ये g का भी मान बताऊंगा कौन से वैज्ञानिक ने दिया है, जो हमारे सिलेबस का टॉपिक भी है। यहां ये g जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। याद रखें, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नहीं है, गुरुत्वीय नियतांक है। ये गुरुत्वाकर्षण भी कह सकते हो, गुरुत्वीय भी कह सकते हो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये। इसका मान 1.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर आता है। और इसी हिसाब से इसकी डायमेंशन भी आ जाती है। ये न्यूटन की डायमेंशन मतलब फोर्स की m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई का L2 आ जाएगा, स्क्वायर है तो L2 हो गया, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान m का स्क्वायर। इसको एक साथ लिख दो तो इसकी विमा बन जाएगी m-1 L³ T-2। ये गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक है। अब एक शब्द हमने कई बार यूज किया है, जी का मान है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ये चीज अलग है, ये अभी आएगा टॉपिक, उसमें हम रिलेशन निकालेंगे इनके बीच। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब है कि जब आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हो ना तो उसके हर सेकंड में वेग बढ़ता है, हर एक वस्तु का। वो वेग चाहे वस्तु बड़ी हो और चाहे छोटी हो, आप जब उसको ऊपर से गिरा रहे हो तो हर एक सेकंड में उसके वेग में वृद्धि 9.8 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड उसका वेग बढ़ जाएगा। पहले अगर 0 था तो एक सेकंड बाद उसका वेग 9.8 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड बाद 19.6 मीटर हो जाएगा। 9.8 पहले था ही, अगले सेकंड में 9.8 और जुड़ गया, उसमें कितना हो गया? 19.6। ऐसे करते हर टाइम उसका वेग बढ़ता जाता है। और जितनी ऊंचाई से उसको गिराते हो, जितनी ऊंचाई से उसको, उतना ही ज्यादा उसका वेग बढ़ता जाता है। वैसे ही अगर हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके वेग में कमी आती है। वो वेग में कमी भी इतनी आती है, हर एक सेकंड पश्चात उसका वेग 9.8 कम हो जाता है। अगर आपने मान लो 19.6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर वस्तु फेंक दी तो वो 2 सेकंड ऊपर जाएगी, फिर जाके रुक जाएगी, क्योंकि पहले सेकंड में 9.8 कम हो गया, अगले एक सेकंड बाद 9.8 फिर कम हो गया, तो 2 सेकंड बाद वो रुक जाएगी। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं, चलो। जी का मान आ गया, एफ का मान आ गया, सारी बातें समझ में आ गई। अब इस जी का मान जो है वो कौन से वैज्ञानिक ने हमें बताया कि ये जी का मान इतना होता है? तो एक साइंटिस्ट है केवेंडिश, लिखो नया टॉपिक, केवेंडिश का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ केवेंडिश। केवेंडिश का प्रयोग किसका प्रयोग भाई? हाँ, केवेंडिश का प्रयोग, केवेंडिश का प्रयोग तथा जी का निर्धारण, यूं लिख दो, कैपिटल जी का निर्धारण, केवेंडिश का प्रयोग तथा जी का निर्धारण, नया टॉपिक आ जाएगा हमारे पास। केवेंडिश का प्रयोग तथा जी का
निर्धारण, CAVENDISH। केवेंडिश क्या करता है? केवेंडिश कहता है कि एक छड़ लो, एक छड़ है जिसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई क्या है? L है, और इसके किनारों पर दो छोटे छोटे द्रव्यमान वाले पिंड लगा दो। तो छोटे छोटे द्रव्यमान वाले क्या लगा दो? पिंड लगा दो। इज इट राइट? अब ये कह रहा है कि मान लो इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, इसका द्रव्यमान भी स्मॉल m, दोनों के बराबर द्रव्यमान है। समझ में आ रही सारी बात? एक L लंबाई की छड़ लिया और उसके किनारों पर दो छोटे छोटे द्रव्यमान के पिंड लगा दिया, या पॉइंट लगा दिया, या बॉल लगा दी। अब इनके पास में दो बड़े पिंड लाए जाते हैं और एक दूसरे के अल्टरनेटिव डायरेक्शन में रखते हैं, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में रखते हैं। तो ये क्या करेंगे पता है? ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये एक प्रकार का इसका पाथ बन जाएगा ऐसे। तो ऐसा करने से इस सेंटर के रेस्पेक्ट में इस पे एक बल आघूर्ण लगेगा। क्या लगेगा? बल आघूर्ण लगेगा। क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। यूं छड़ की तरह मानो ये एक छड़ है, ये बीच में सेंटर पॉइंट है, इसको ये इधर खींचेगा, ये इधर, तो ये क्या हो रही है? मुड़ रही है, घूम रही है, टोर्जन उत्पन्न हो रहा है। क्लियर हो रही बात? साथ ही साथ हमने इस छड़ को और धागे से बांधकर लटका दिया, या एक तार से बांधकर इसको लटका दिया है। एक धागा लिया और उस धागे से हमने क्या कर दिया? इस छड़ को लटका दिया है। क्लियर होगी बात? अब लटकाएंगे नहीं तो उस छड़ में क्या होगा? टोर्जन उत्पन्न होगा। टोर्जन का मतलब होता है एक ऐंठन। हिंदी में क्या कहते हैं? ऐंठन। ऐंठन, मरोड़न हिंदी में बोलते हैं, मरोड़न भी बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में टोर्जन बोल देते हैं, टोरिजन भी बोलते हैं, टोर्जन भी बोलते हैं। ठीक, डायग्राम बना दो। केवेंडिश ने एक प्रयोग किया जिसमें L लंबाई की छड़ के किनारों पर दो छोटे द्रव्यमान वाले पिंड लगा दिए तथा इस छड़ को एक धागे से बांधकर ऊर्ध्वाधर लटका दिया। इन दोनों द्रव्यमान वाले पिंडों के दोनों ओर बड़े द्रव्यमान वाले दो पिंड लगा दिए। पिंड लाए जाते हैं, पिंड पास लाए जाते हैं, यूं लिख दो, पास लाए जाते हैं। तो
आकर्षण बल के कारण ये छोटे पिंड इन बड़े पिंडों की ओर घूमते हैं, जिससे धागे पर बल आघूर्ण लगता है तथा इससे माना धागे में ऐंठन कोण थीटा उत्पन्न हो जाता है। ठीक, चित्रानुसार ये सब बातें पता है। तो अकॉर्डिंग टू Cavendish, a rod of length L suspended with a rope कह सकते हो, चलो rope vertically and two ball, यूं लिख दो, two ball of mass m small m लिख दो, are attached to the rod end लिख दो भाई। लेड बॉल कह दो से इनको, लेड बॉल, टू स्मॉल लेड बॉल कह दो, कोई बात नहीं, लेड बॉल लिख दो। छोटी बॉल है, लेड की है, इनको रोड के किनारों पर अटैच कर दिया है। ये डायग्राम वगैरह बन गया क्या सबका? रोड एंड, now two large mass of ball are brings to near the small balls, then due to attraction force a torsion is produced in the rope भी कह सकते हो, थ्रेड भी कह सकते हो, धागे में टॉर्जन उत्पन्न हो जाता है बाय एन एंगल थीटा, विद लिख दो, नॉट बाय। एक बात याद रखो कि टॉर्क का जो सूत्र है, टॉर्क ड्यू टू बॉल के अंदर होता है फोर्स इनटू नॉर्मल डिस्टेंस कह दो या सेपरेशन कह दो। बॉल द्वारा लिख दो, चाहिए बॉल द्वारा बल आघूर्ण होगा टाउ का मतलब होता बल इंटू
बलों के मध्य लंबवत दूरी, तो टाउ बलों के बीच लंबवत दूरी, बल का मान कितना आएगा? ये दो बॉल थी, एक का द्रव्यमान कैपिटल एम, दूसरे का स्मॉल एम, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कितना लगेगा भाई? कितना लगना चाहिए बताओ कोई? गुरुत्वाकर्षण के नियम से कितना लगना चाहिए? मान लो किसी टाइम इनके बीच का सेपरेशन आर है, तो फोर्स लगेगा जी कैपिटल एम बड़ी वाली बॉल का द्रव्यमान, स्मॉल एम छोटी का, बट्टा बीच का स्क्वायर आर है, इंटू लंबवत दूरी कितनी है? एल, दोनों के बीच लंबवत दूरी तो एल है। ये सूत्र आ गया पहला, समीकरण नंबर 1 कह दो इसको, लिख डालो। लिख दिया होगा नीचे वाला, तो धीरे चल रहे हो यार तुम, कई है अभी बहुत धीरे चल रहे हैं, जल्दी करो यार। तो लटकाए गए धागे यानी तार, तार में बल आघूर्ण लिख दो। तो जो हमने धागा या तार लिया है जिससे हमने ये छड़ लटकाई है, एम द्रव्यमान जिसके बांध के ऊपर लटकाया है, एल द्रव्यमान वाली, इसमें कितना एंटन आएगा? मान लेते हैं एंटन कोण थीटा है, तो यहां बल आघूर्ण जो होगा ना वो प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आएगा सी थीटा। सी टोरिजन कोफिशिएंट है, सी एंटन नियतांक है। सी क्या है? एंटन नियतांक, टोरिजन कांस्टेंट है। देखिए टॉर्क ड्यू टू सस्पेंडेड वायर या सस्पेंडेड वायर, टॉर्क ड्यू टू सस्पेंडेड वायर, टॉर्क ड्यू टू सस्पेंडेड वायर, ये कितना आना चाहिए भाई? प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, जितना ज्यादा मरोड़ोगे बल आघूर्ण उतना ही लगाना पड़ेगा। जैसे ये मेरे पास धागा है, इस धागे को मैं जितना ज्यादा यूं मरोड़ूंगा ऐसे, उतना ही ज्यादा इसमें क्या आएगा? टॉर्क लगेगा, छोड़ते ही वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। यही कंडीशन उसमें लागू हो रही है। दोनों को बराबर बता दो, क्योंकि दोनों स्थितियों में टॉर्क तो बराबर लग रहा है। तो G कैपिटल एम स्मॉल एम एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर दैट इज बिकम सी थीटा। हमें G का मान चाहिए, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, यह आ जाएगा सी थीटा आर स्क्वायर होल डिवाइड आ जाएगा एम स्मॉल एम इंटू एल। सब चीजें मेजरेबल है, सब चीजें मेजर कर सकते हो आप। डिस्टेंस आर को मेजर कर सकते हो, एंगल थीटा को मेजर कर सकते हो, कैपिटल एम स्मॉल एम द्रव्यमान कांस्टेंट है, लंबाई छड़ की कांस्टेंट है। ये सी का जो मान है ना, ये धातु पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी धातु का तार लिया है, जो तार लटकाया है वो भी फिक्स है। ये सारे मान जब रखोगे तो जी का मान आएगा फिक्स। वैल्यू ऑफ थीटा सी आर एंड कैपिटल एम स्मॉल एम एल, देन जी का मान आता है 1.67 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहां भी देख सकते हो आप आर स्क्वायर एल, और ये जो सी है ना, सी का मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है प्रति। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पहले चल रहा था, नीचे वाला कैंसिल, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बचेगा ऊपर। थीटा की कोई विमा नहीं है, ये केवल रेडियन में आता है मान इसका। एम ये किलोग्राम का स्क्वायर हो गया। ये सारे मान आ गए इससे। तो ये है कैवेंडिश का प्रयोग। किसका प्रयोग है? कैवेंडिश का। चलो अगला लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। बहुत ही शानदार टॉपिक आ रहा है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी
अब तो समझ में आया होगा स्मॉल जी क्या है। स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण, क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। लिख डालो भाई। आधे से ज्यादा चैप्टर इसी टॉपिक पे चलेगा, ध्यान रहे इस बात का। लिख डालो पहले, जितना बचा हुआ फटाफट लिखो। तो अपन लोग देख रहे हैं रिलेशन के बारे में। एक बात याद रखें, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है पृथ्वी यानी ग्रह किसी द्रव्यमान पिंड को जिस बल से आकर्षित करती है, आकर्षित करते हैं, उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। यदि स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु को गिराया जाए तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है, कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यह पृथ्वी के लिए G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के लिए है ये। The force by which a planet attract to a mass particle are called gravitational force. The rate of change in velocity due to gravitational या फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह दो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इट इज represented by G. Its value is G का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखो इस बात को, फिक्स है ये वैल्यू। अगर आप किसी वस्तु को ऊपर से गिरा रहे हो तो हर एक सेकंड में उसका वेग इतना बढ़ता जाता है, और नीचे से ऊपर फेंकते हो तो हर एक सेकंड में इतना वेग कम होता जाता है। आगे देखते हैं। इफ एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कह दो, पार्टिकल कह दो, अट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, of capital M mass, then G is equal to होता है force upon mass, then gravitational acceleration
is force acting on unit mass। तो F का मान होता है G कैपिटल M स्मॉल m बट्टा R स्क्वायर होल डिवाइड बाई स्मॉल m। फाइनली उत्तर आ जाएगा G कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल r स्क्वायर। हमारे पास G कैपिटल M का मान आ जाएगा स्मॉल g इंटू R स्क्वायर। यदि m द्रव्यमान का पिंड कैपिटल M द्रव्यमान वाले ग्रह से आकर्षित होता है तो G का मान एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल ये होगा भाई। एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल ही तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है। इसका मान ये आ गया। यही तो संबंध है। अगर हम पृथ्वी की सतह पर इसको मान के चलें, लिख दिया होगा बच्चों, यदि हम पृथ्वी की सतह पर इसको मान के चलें, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह पर जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है वो उसकी रेडियस के बराबर है। ऐसी कंडीशन में अर्थ का मास तो कैपिटल M है और स्मॉल m किसका है? पिंड का। तो हमने लिखा है G R स्क्वायर इज इक्वल टू G कैपिटल M। तो याद रखो G कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू GM हो जाएगा। ये भी याद रखो बच्चों कि R जो है ना वो है रेडियस ऑफ अर्थ और इसका मान लगभग होता है 6400 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली इसका मान कितना होता है? 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या है ये। पृथ्वी की त्रिज्या याद रखोगे ना आप? कई न्यूमेरिकलों में यूं आ जाएगा 6.38 इंटू 10 की पावर 5 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज किसके बराबर आ रहा है? जीएम के। या फिर जी आर स्क्वायर है। जी इज इक्वल टू देखें तो जी एम बट्टा आर स्क्वायर है। ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? जैसे मैं कह दूं मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान देखें, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो याद रखो द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है भाई? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। आयतन इंटू, याद है क्या तुम्हें सूत्र? घनत्व रो बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। तो मास m, आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r क्यूब। पृथ्वी को लगभग गोल शेप में मान रहे हैं हम, इंटू घनत्व मान लिया रो। तो m का सूत्र आ जाएगा 4 पाई r क्यूब रो बाई 3। इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स का शब्द है, टर्म्स है रो। रो, रो का मतलब घनत्व, डेंसिटी। एन उल्टा नो जैसा है ये मान यहां रखे देखो। तो जी का एक नया सूत्र आ जाएगा। जी एम की जगह आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब रो डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बटा आर स्क्वायर। आर से आर कट जाएगा। जी 4 पाई आर स्क्वायर रो बट्टा 3। अब पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो नीचे लिख दो पृथ्वी का द्रव्यमान घनत्व रो। पृथ्वी का द्रव्यमान घनत्व जो है ना वो है हमारे पास 5.5 इंटू 10 की पावर 3। 5.5 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब।
5.5 इंटू 10 की पावर समथिंग। और वैसे भी याद रखो, इसका द्रव्यमान भी लिख सकते हो तुम। पृथ्वी का द्रव्यमान m जो है ना 5.9 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम है अप्रोक्सीमेटली। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है। मास डेंसिटी, अंग्रेजी मीडियम वालों की बड़ी दिक्कत है। मास डेंसिटी ऑफ अर्थ, रो का मान इतना है। और मास ऑफ अर्थ, ये कंट्रास्ट डाटा होने चाहिए। मास ऑफ अर्थ कितना है? 5.9 है 10 टू दी पावर यस। तो ये जी और कैपिटल जी में रिलेशन है। इसके बाद टॉपिक आता है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विथ डिफरेंट फैक्टर्स। पृथ्वी की ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या अंतर आएगा, पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर क्या अंतर आएगा, पृथ्वी के आकार के कारण क्या अंतर आएगा, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी कमी होगी, ये सब बातें अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक।